लेक्चर 12 वॉइस लेक्चर 12 में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं आज कुछ नया। सबसे पहले उसके पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को, छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आप लोगों को, ताकि आप लोग जो घर पे बैठे हुए हैं, आप लोग को पढ़ने में जो मन नहीं लग रहा है, ताकि आपको मन लगे। तो मन लगना ज़रूरी है, तो जब तक मन नहीं लगेगा पढ़ेंगे कैसे। तो आइए हम जानते हैं छोटी सी कहानी जो मैं आसपास के चीज़ों को देखते हुए क्रिएशन किया हूँ, उससे कुछ सबक लेनी चाहिए आप लोग को, और हर लोग को लेनी चाहिए। पिछले साल की बात है, बहुत कम बारिशें हुई थी, किसानों में त्राहियाम मच गया था। लोग डरे हुए थे कि इस वर्ष फसलें नहीं होगी। शुरुआत में कुछ बारिश हुई थोड़ी बहुत, इसके कारण सभी किसान लोग हमारे आसपास घर के पास बहुत सारा भी खेत जो है ना, फील्ड जो हैं खाली हैं, फील्ड जितना भी सभी खाली हैं हैं नहीं, अभी तो फिलअप हो रहे हैं। तो मैं पिछले साल देखा कि सभी लोग अब प्रथम बारिश की बूंदें आने के बाद सभी लोग अपना खेत जुताई करवा रहे थे और करवा लिए। उनमें से एक 70-80 साल का बूढ़ा जो अपनी कमर पकड़े हुए झुक कर चलता हुआ, वो भी उसके पास भी कुछ खेत हैं, वो भी जुताई करवा कर उसको धान की बीज होती है ना, उसको उगने के लिए सब लोग डाल दिए। थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, पानी बंद हो गई, पानी पड़ना बिल्कुल बंद हो गया। सब लोग हरास थे। प्रथम जुताई जब सबको हुई, बहुत लोगों के पास 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ में ज़मीन थी। सब अपने अपने पैसे लगाकर उस पर जुताई का काम करवा ही रहे थे कि अचानक बारिश बिल्कुल ऊपर से बंद हो गया। आप जानते ही होंगे पिछले साल की कहानी, तो आप लोग पता है। सब लोग निराश थे। जुताई करवाने के बाद मेरे घर के आसपास बैठा करते थे और यही बोला करते थे कि बेकार का मैं जुताई करवा लिया, इतने पैसे खर्च हो गए। वो भी बोल रहा था बेकार हम लग ही गए, मेरे इतने पैसे खर्च हो गए। मतलब सब लोग किसी न किसी प्रकार के समस्याओं से ग्रसित थे, सब लोग, और वो हरास होकर बैठे रहते। लेकिन वो 70 से 80 साल का मैं वो बूढ़ा जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, वह उसको मैं देखता जुताई करवाने के बाद वह कुछ नहीं करता, वो खेतों में घुमा करता कि शायद नीचे मिट्टी के नीचे थोड़ी बहुत पानी बची है या नहीं, बची है या नहीं, है ना। तो इस प्रकार से वह देखता यानी उस खेत में अपना टहलता और देखता, पर हरास नहीं हुआ था। वह हमेशा रोज़ सुबह आता और शाम में उसके लिए खाना आता और शाम में वो जाता। लगभग 7-8 बजे के लगभग वो जाता। सब लोग तब तक चले जाते, सुनसान बन जाता, लेकिन वह गिरने के डर से खेतों में हेल के जाता, यानी खेतों के खेत होकर जाता, यानी जिसको हम बोलते हैं ना मेड़ आरी जिसको बोलते हैं, उस पर नहीं चलता ताकि वो गिर जाए, क्योंकि उसका एक पैर शायद कुछ टेढ़ा था, यानी बताओ किसी का होगी। सभी किसान जितने भी थे सब लोग थक गए थे, निराश हो गए थे, हार गए थे और धन रोपाई नहीं करवाए। खेत जुताई करवा दिए लेकिन धन रोपाई नहीं करवाए। लेकिन मैंने उसको देखा, उस बूढ़े व्यक्ति को, 70 से 80 साल का बूढ़े व्यक्ति को मैंने देखा कि वह जब सभी लोग खेत की जुताई करवा के नहीं करवाए धन रोपाई, तो वह जो भी थोड़ा बहुत नाली से पानी आता वो तो केवल उसके लिए बच गया था, और वह उसी से पूरे खेत को धीरे धीरे इरिगेट करने लगा, यानी पटवन जिसको बोलते हैं करने लगा। और डीजल आसपास था, वहाँ से वह अपने खेत में पानी की सिंचाई उसे करता, और अंततः वह अपने सभी लगभग 3 एकर्स ज़मीन उसके पास थी, सभी में वो धान की रोपाई कर दिया। पानी तो बहुत कम थी पर वह कर दिया। देखिए सब लोग हार गए थे, सब लोग थक गए थे, सब लोग निराश हो गए थे, लेकिन वह बूढ़ा 80 साल का बूढ़ा 70 से 80 साल का होगा,
आप अभी भी उनसे मिल सकते हैं, देख सकते हैं, अभी भी वो रोज़ परेशान रहते हैं। इस वर्ष तो पूरा अच्छा मौसम है तो अब दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि वह उतना उम्र दराज होने के बाद भी, उतना उम्र होने के बाद भी वो कभी हारा नहीं। और जब खेत में वो धान लग गई तो किसी न किसी तरह से फिर बाद में अच्छी बारिश हो गई। 15-20 दिन के बाद लास्ट बारिश हुई थी। आप पिछले साल बरसात के बारे में तो जानते होंगे। लास्ट में अच्छी बारिश हुई और उसकी धान निकल गई और वह 3 एकड़ ज़मीन में, समझते हैं 3 एकड़ ज़मीन कितना होता है? 1 एकड़ में 27 कट्ठे होते हैं। लगभग भी 150 मन धान की उपजाऊ किया और सब अफसोस किया बाद में कि काश हम भी लगा लेते। यही है आपके पीछे का राज, काश हम भी पढ़ लेते। बहुत लोग बैठे हुए हैं, क्यों प्राइवेट करना क्यों पड़ता है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि सब लोग कोरोना के भय से थक गए हैं, हरास हो गए हैं, या पढ़ाई छोड़ दिए हुए, या तो सोच लिए हैं कि अब क्या होने वाला है। अब तो कुछ होने वाला है ही नहीं, अब तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जो लोग जीद लगा लिए हैं, जो लोग थके नहीं, हारे नहीं हैं, उनका रिज़ल्ट बेहतर ही होगा। और ज्ञान कभी डूबती नहीं है, ज्ञान की नैया, ज्ञान की सागर कभी रुकती नहीं है, याद रखिएगा। दूसरी बात, उस बूढ़े व्यक्ति से सबक लेना चाहिए कि सभी हार जाने के बाद भी वह लगा रहा। यानी मनुष्य को कभी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हारने से हमेशा निराशा ही उत्पन्न होती है। तो निराशाओं से अगर दूर रहना है तो सबसे पहले हारना बंद करिए, हारना बंद करिए तो निश्चिंत आगे बढ़ेंगे। और इस वर्ष वही लोग इतना पछतावा किए कि अंत में फिर गेहूं की बुआई सब लोग फिर किए। लेकिन अगर वही धान की बुआई किसी तरह से कर लेते डीजल मोटर से ही, तो सबके यहाँ अच्छे फसल हो जाते, कर्ज न होता। वे कोसने लगे काश नहीं जुताई करवाता तो पैसे बच जाते। लेकिन यह कभी नहीं उन्होंने कहा काश मैं भी धान लगा देता तो अच्छी इनकम हो जाती। नहीं, वो नहीं कहा काश नहीं जुताई होती तो पैसे बच जाते। तो यही है सोच में फ़र्क। तो आप किस प्रकार सोचते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप कैसा सोचते हैं कि मैं जानता हूँ। तो सोचिए हमेशा पॉजिटिवली, नॉट निगेटिवली। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से बहुत अच्छा सबक प्राप्त किए होंगे। यानी कहने का मतलब, आप बैठे मत रहे, चाहे किसी तरह की भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स आए, आप आगे बढ़िए, निश्चिंत सफलता मिलेगी। अच्छा ही फसल लगा दिए हैं आप लोग, फसल लग चुकी है आपकी, बस इरिगेट कीजिए, किसी प्रकार से तो करिए, ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि आप जैसे ही 11th जैसे ही इंटर में एडमिशन कराए थे, फसल लग गई। अब इरिगेट करना है आपको, सिंचाई करना है। अब सिंचाई करिए, पक्का फसल अच्छी ही मिलेगी। अगर छोड़ देंगे कि नहीं इस वर्ष बरसात नहीं होगी, यानी इस वर्ष कोरोना ख़त्म नहीं होगी, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा है, यही सोच रहे होंगे ना। लेकिन आपको पता है नई शिक्षा नीति भी लागू हो गया है। आपका जो पहला डिग्री जो था मैट्रिक का, वह डिग्री ख़त्म हो गई है। आप इंटर में बेहतर करें, अब मैट्रिक पर कोई वैकेंसीज नहीं आएगी। मैंने आप लोग पहले भी क्लास में बोला था एक बार कि आपका हर एक, और यही नहीं हर वैकेंसी जब आएगी ना, तो सभी क्वेश्चंस पेपर जो होंगे इंटर लेवल के होंगे, याद रखिएगा। तो आप तैयार हो जाइए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज का वॉइस लेक्चर वॉइस लेक्चर 12 की मैं बात कर रहा हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लेक्चर नंबर 12, है ना। मैंने बताया था 16 लेक्चर में आप लोग को वॉइस खत्म कर दूंगा, कोशिश मैं करूंगा, लेकिन मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि 1-2 लेक्चर बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग पूरे टेंस वाले पैसे जो बनाए थे, सिखाए थे, उसमें लगभग सबका इंट्रोगेटिव वगैरह बताना पड़ गया था, जिसके कारण आपको लेक्चर का टाइम 1-2 बढ़ सकता है। तो 12 चल रहा है, देखिए। आज कल तक मैं जो पॉइंट बताया था, आप लोग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा था, जो कल तक मैं पॉइंट जो बता रहा था, वह बता रहा था कुछ स्पेशल पॉइंट असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड ही, जिसमें मैंने कल बताया था आप लोग कि यदि मैंने जो कल बताया था उस टॉपिक का नाम था कि कुछ ऐसे एक्टिव वर्ब हैं
जो पैसिव में अपने एजेंट को व्यक्त करने के लिए बाई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं बल्कि अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं, जिनको मैंने आपको लोग कहा था। मैं 5 बोलूँगा और आप लोग रिप्लाई दे दीजिएगा बाई मैसेज। तो आइए, पहला नॉन क्या लेती है, दूसरा सेटिस्फाइड क्या लेती है, तीसरा कंटेंट क्या लेती है, चौथा मेड क्या लेती है और पांचवा सरप्राइज्ड क्या लेती है। पांचों का जवाब जरूर भेजिएगा तो मुझे पता चलेगा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा एक ही साथ पांचों का आंसर ABCD एक ही साथ और उसके बाद दे दीजिएगा। तो आइए, आज आप लोगों को जो पॉइंट मैं 4 कल बताया था, आज पॉइंट मैं 5 बताने वाला हूँ। आज पॉइंट 5 बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है, इतना मज़ेदार पॉइंट है, इतना मज़ेदार पॉइंट है कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं पहले टॉपिक लिख देता हूँ। जब किसी एक्टिव वर्ब के रूप में कोई फ्रेजल वर्ब आ जाए, किसी भी एक्टिव वर्ब के रूप में कोई कौन वर्ब आ जाए, फ्रेजल वर्ब। फ्रेज माने होता है शब्दार्थ, फ्रेजल माने शब्दार्थ क्रिया, शब्दार्थी क्रिया यानी शब्दार्थ शब्दों में व्यक्त रहेगा। तो उसे पैसिव में कौन में, पैसिव में व्यक्त करते समय उसमें आने वाले एडवर्ब या प्रीपोजिशन को गायब नहीं करते हैं। पक्का 11 बजे आप लोग फ़ोन करते हैं। तो आप लोग को जानना है कि जब किसी एक्टिव वर्ब के रूप में कोई फ्रेजल वर्ब आ जाए, फ्रेजल वर्ब, फ्रेज से बना है फ्रेजल, फ्रेज का मतलब होता है शब्दार्थ यानी शब्दों के समूह कह सकते हैं, इसको वाक्यांश क्रिया भी कह सकते हैं। कोई फ्रेजल वर्ब आ जाए तो पैसिव में व्यक्त करते समय, अगर पैसिव बनाएंगे तो व्यक्त करते समय उसमें आने वाले एडवर्ब या प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब में एक एडवर्ब आएगा या प्रीपोजिशन आएगा, को गायब नहीं करते। एडवर्ब या कोई प्रीपोजिशन आएगा, एडवर्ब भी आ सकता है या प्रीपोजिशन आ सकता है, उसको गायब नहीं करते। तो सबसे पहले इसको आप लिख लिए, बहुत अच्छा की। तो मैं अब आप लोग को बताता हूँ कि फ्रेजल वर्ब है क्या, क्योंकि अब जानना जरूरी है फ्रेजल वर्ब। मैंने तो आप लोग को एक पॉइंट बता दिया कि जब कोई भी एक्टिव वर्ब के रूप में कोई फ्रेजल वर्ब आ जाए, किसी भी एक्टिव वर्ब के रूप में कोई फ्रेजल वर्ब आ जाए, कोई कौन वर्ब आ जाए, फ्रेजल वर्ब आ जाए, तो पैसिव बनाते समय, तो पैसिव बनाते समय उसमें मौजूद, उसमें आने वाले एडवर्ब या प्रीपोजिशन को गायब नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेजल वर्ब जानते हैं। फ्रेजल वर्ब वाक्यांश क्रिया, शब्दों के समूह से बना होता है फ्रेजल वर्ब, यानी एक से अधिक शब्द रहेंगे फ्रेजल वर्ब में। क्या कहलाता है, वाक्यांश क्रिया। सबसे पहले आप जान लीजिए फ्रेजल वर्ब की महत्ता क्या है। फ्रेजल वर्ब का जो अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। फ्रेजल वर्ब का अर्थ जो होता है, दिखाई दे रहा है ना, शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। शब्दों में जो अर्थ होना चाहिए वो नहीं होता है, बल्कि इसका पार्टिकुलर अर्थ होता है, खास मीनिंग होता है, स्पेशल मीनिंग होता है, खास अर्थ होता है, अलग अर्थ होता है। फ्रेजल वर्ब जिन शब्दों से जुड़ा रहेगा उनके शब्दों में अर्थ नहीं होगा, शाब्दिक अर्थ करने का मतलब नहीं होगा, बल्कि एक स्पेशल अर्थ होगा। कौन अर्थ होगा, स्पेशल अर्थ होगा। तो आइए हम लोग फ्रेजल वर्ब है क्या, तो देखिए हाँ मैं डिफाइन भी कर दिया हूँ फ्रेजल वर्ब के बारे में। अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
ए वर्ब एंड एडवर्ब और प्रीपोजिशन that creates a special meaning देखिए फ्रेजल क्या कहता है, फ्रेजल वर्ब जो है, एक फ्रेजल वर्ब जो होता है, फ्रेजल वर्ब जो होता है, कोई फ्रेजल वर्ब होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब, वर्ब का तो मतलब मेन वर्ब, फ्रेजल वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है मेन वर्ब और एडवर्ब या प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, संयोग होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोग, जो एक स्पेशल अर्थ व्यक्त करता है, एक स्पेशल मीनिंग निकालता है, उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यानी कोई फ्रेजल वर्ब किसी वर्ब एवं एडवर्ब या प्रीपोजिशन एडवर्ब या प्रीपोजिशन का एक संयोग होता है। संयोग माने जोड़ होता है, जो एक खास अर्थ उत्पन्न करता है। सबसे पहले गाइस जान लीजिए फ्रेजल वर्ब है क्या। फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशन। एक बार सुनिए याद हो जाएगा, बोलिएगा मेरे साथ। ए फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब एंड एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन दैट क्रिएट्स अ न्यू मीनिंग। That creates a new meaning। तब बिल्कुल आसान शब्दों में a phrasal verb is a combination of a verb and an adverb और preposition, यानी कोई phrasal verb एक संयोग होता है किसी verb और adverb या preposition। adverb या preposition, verb तो एकदम पक्का रहेगा लेकिन उसके साथ या तो एक एडवर्ब या है, तुम चाय या कॉफ़ी पी सकते हो, तुम चाय या कॉफ़ी यानी ऑफर है, तुम एक ही चीज़ ले सकते हो चाय या कॉफ़ी, यानी कहने का मतलब तो कोई एडवर्ब रह सकता है या प्रीपोजिशन वर्ब के साथ एंड माने जुड़ गया साथ में, लेकिन एक एडवर्ब रहेगा या प्रीपोजिशन। यानी फ्रेजल वर्ब जो होता है किसी वर्ब और एडवर्ब या प्रीपोजिशन का एक संयोग होता है, जो दैट मीन्स जो उत्पन्न करता है, क्रिएट्स माने पैदा करता है, उत्पन्न करता है ए स्पेशल मीनिंग, एक खास अर्थ पैदा करता है, एक खास अर्थ निर्माण करता है, उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब जब एक्टिव वर्ब के रूप में आ जाएगा तो पैसिव में उसमें जो साथ आते हैं एडवर्ब या प्रीपोजिशन, आप लोगों को पता चल गया होगा कि फ्रेजल वर्ब में एक एडवर्ब या प्रीपोजिशन रहता है, तो पैसिव में उस एडवर्ब या प्रीपोजिशन को अलग नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर ही एक स्पेशल अर्थ पैदा करता है और एक नया वर्ब की तरह बन जाता है और एक पूर्ण वर्ब बन जाता है, एक नया स्पेशल मीनिंग वाला वर्ब बन जाता है, उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अगर दोनों यानी वर्ब और प्रीपोजिशन वर्ब के मिलने से अगर नया अर्थ नहीं पैदा होता है तो वह वर्ब समझिए इंट्रांजिटिव है, और इंट्रांजिटिव का वर्ब का तो पैसिव बनता नहीं है। जैसे मैं अभी भी बताता हूँ, आप लोगों को देता हूँ, पहले आप लिख लीजिए, आप फिर से देख लीजिए। ए फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब। फ्रेजल वर्ब एक वर्ब और एडवर्ब या प्रीपोजिशन का एक संयोग होता है दैट क्रिएट्स अ स्पेशल मीनिंग, जो एक नया अर्थ, एक स्पेशल अर्थ निर्माण करता है, उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो आइए हम लोग फ्रेजल वर्ब का जो अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, बल्कि एक खास अर्थ होता है, एक अलग अर्थ होता है, एक डिफरेंट अर्थ होता है। आइए हम लोग जानते हैं। जैसे राधा गोज टू पटना, देखिए यहां भी वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन आया है। गोज टू इसका मतलब ही जाना ही होता है, एक शाब्दिक अर्थ में ही आ गया, स्पेशल अर्थ नहीं दिया। अब देखिए राधा लुक आफ्टर मी, अब इसका हिंदी देखते हैं। राधा
देखभाल करना होता है, लुक आफ्टर मैंने एक स्पेशल अर्थ हो गया। लुक मैंने देखना होता है, आफ्टर मैंने के बाद, दोनों मिल गया, एक नया अर्थ पैदा कर दिया, एक न्यू मीनिंग, एक स्पेशल मीनिंग पैदा कर दिया। दोनों मिलकर, जब दोनों मिला ना तब एक नया अर्थ क्रिएट हुआ, और उस नया अर्थ का नाम देखभाल करना हुआ। यानी राधा मेरी देखभाल करती है। देखिए दोनों मिलने के बाद एक नया अर्थ पैदा हुआ, एक नया मीनिंग बना, तो ये हुआ फ्रेजल वर्ब। अभी मैं आप लोग दे रहा हूँ फ्रेजल वर्ब, ये आपका एग्जाम्पल। अब देखिए फ्रेजल वर्ब के कुछ लिस्ट, कुछ द करेक्टर ऑफ फ्रेजल वर्ब। देखिए फ्रेजल वर्ब को देखिए, फ्रेजल वर्ब का लिस्ट देखिए आप लोग, कुछ देते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए पहला में दिया रन ओवर। देखिए इसका दो मीनिंग है, एक दौड़ना और ऊपर, है ना। अगर शाब्दिक करती है तो दौड़ना ऊपर है, तो अब बताइए दौड़ना ऊपर कभी सही सार्थक शब्द है? नहीं है। आप शब्द यानी वर्ड तो पढ़े हैं, सार्थक शब्द नहीं है। इसका स्पेशल अर्थ देखते हैं, रन ओवर, कुचल देना। देखिए एक स्पेशल मीनिंग बना, इसी को हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब, पीवी बोलते हैं। कौन बोलते हैं? पैसिव वॉइस नहीं, फ्रेजल वर्ब है, एक स्पेशल मीनिंग होना चाहिए। दूसरा देखिए अब ये भी आया था लुक आफ्टर। अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो लुक मैंने देखना, आफ्टर मैंने के बाद, यानी के बाद देखना, लेकिन दोनों मिलकर बनता है देखभाल करना। ये देखिए हुआ फ्रेजल वर्ब, एक नया मीनिंग अर्थ दे दिया, एक मीनिंग दे दिया, नया अर्थ दे दिया, उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। एक न्यू वर्ड दे दिया, एक न्यू मीनिंग दे दिया, उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए बैकअप, बैक माने पीछे, अप माने ऊपर, पीछे ऊपर, ऊपर पीछे, शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इसका स्पेशल अर्थ देखते हैं, साथ देना। ये हुआ फ्रेजल वर्ब। यानी कुछ फ्रेजल वर्ब्स को आप लोग को याद करने पड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़्यादा क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। तीसरा देखिए आगे, चौथा देखिए अभी दे रहा हूँ। और लुक इनटू, लुक मैंने देखना, इनटू मैंने में या भीतर, मैंने भीतर देखना, लेकिन अब इसका फ्रेजल वर्ब शाब्दिक अर्थ बताया। अब फ्रेजल वर्ब में अर्थ, एक नया अर्थ जो निकलेगा, इसका मतलब होता है छानबीन करना। है ना। और देखिए ब्रेक इनटू, ब्रेक मैंने तोड़ना, इनटू मैंने में, भीतर, भीतर में तोड़फोड़ करना नहीं, ये शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका जो वास्तविक अर्थ, जो फ्रेजल वर्ब में अर्थ होगा, उसका मतलब होता है जबरदस्ती घुसना। मैंने किसी कमरे उमरे में जबरदस्ती घुसने के लिए लुक ब्रेक इनटू का प्रयोग करते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, है ना। गो ऑफ, देखिए गो टू अभी था, कोई अर्थ नहीं दे रहा था, शब्द यानी शाब्दिक अर्थ था, लेकिन यहां गो ऑफ, विस्फोट होना, नहीं बम फुटता है, यानी ये सब फ्रेजल वर्ब्स है। यानी फ्रेजल वर्ब वैसा वर्ब जो दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से बना होता है। इसमें एक मेन वर्ब और एक एडवर्ब या प्रीपोजिशन होते हैं, जिनके मिलने से एक नया अर्थ निर्माण होता है, उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और जब भी किसी एक्टिव वर्ब के रूप में कोई फ्रेजल वर्ब आ जाए तो फ्रेजल वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही काम करता है, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो पैसे तो बनेगा नहीं। जैसे अभी गो टू, जैसे सी लिव्स इन पटना, लिव्स इन, लिव इन, दोनों मिलाकर कोई नया अर्थ नहीं पैदा कर रहा है, तो यानी वह इन ट्रांजिटिव वर्ब है। एक नया अर्थ पैदा करे वो फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब बिल्कुल ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है और उसका पैसिव संभव है। और जब किसी एक्टिव वर्ब के रूप में कोई फ्रेजल वर्ब आ जाए तो उसका पैसिव बनाते समय उसमें मौजूद एडवर्ब या प्रीपोजिशन, अब एडवर्ब या प्रीपोजिशन आ रहा है, देखिए ना, देखिए आ रहा है ना, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडवर्ब, है ना।
तो एडवर्ब एप्रीब्यूशन जब आते हैं तो उसका पैसिव जो है ना, पैसिव बनाते समय उसको चेंज नहीं करते हैं, यानी उसको हटाते नहीं हैं। वो जैसे तैसे जो भी चेंज हुआ वर्ब का 3 रूप इसमें लगेगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, लेकिन ए आपका ज्यों का त्यों बैठा रहेगा। ठीक है, इसका भी पैसिव में भी करना पड़ता है, तो इस मेन वर्ब है उसका भी कर देंगे और बाकी ऐसे ही बैठा रहेगा। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। आइए, आपका स्वागत है। एग्जाम्पल, ए कार रैन ओवर माई डॉग। हिंदी अर्थ समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहे। एक कार ने कुचल दिया मेरे कुत्ते को। अब दोनों मिलकर अर्थ दे रहा है ना बुआ, ये फ्रेजल वर्ब है और दोनों एक साथ रहेंगे, यानी माई डॉग। पास्ट में रन का V2 है रैन, यानी माई डॉग वाज। पैसिव में पास्ट में वाज वर्ब प्लस V3 रन ओवर। देखिए एकदम साथ दे दीजिएगा, रन ओवर बाय अ कार, मैंने मेरा कुत्ता एक कार के द्वारा कुचल दिया गया। कितना अच्छा लगा है ना। दूसरा, माई मॉम लुक्स आफ्टर मी। मेरी माँ देखभाल करती है मेरी, यानी मेरी माँ मेरी देखभाल करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट मी का हो गया आई, प्रेजेंट में इज एम आर लगाएंगे, आई एम लुक्ड आफ्टर बाय माई मॉम, है ना। लेकिन लुक का V3 लुक्ड हो गया, यानी जो मेन वर्ब रहेगा उसमें आपका B प्लस V3 लगा देना, पैसिव बन गया। और जो एडवर्ब प्रीपोजिशन उसको चेंज नहीं करते। तीसरा, द पुलिस, टेंस सब्सटेंसिव वाला भी सेंटेंस चल रहा है, बस कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग। द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। अभी सुशांत सिंह राजपूत का मामला चल रहा है, तो पुलिस माने पुलिस विल लुक इनटू, लुक इनटू में छानबीन करेगी, मैटर माने मामले की छानबीन करेगी। तो द मैटर विल बी, द मैटर विल बी लुक्ड इनटू, बस बाय पुलिस। तो छानबीन मामला की छानबीन तो पुलिस करती है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे, पक्का बना लेंगे ना। बिल्कुल। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब वही था, बस कल फ्रेजल वर्ब को समझाना था, सब तो वही है। सम इम्पॉर्टेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव सीखिए। कुछ महत्वपूर्ण इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव सिखाने वाले हैं आप लोग को। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव सीखने वाले हैं। तो ऊपर थोड़ा सा लाइट आ रहा है, चमक रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सम इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है, सम इम्पॉर्टेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव सीखें। सबसे पहला जो हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में आप लोग प्रॉब्लम्स होगी। इंट्रोगेटिव तो बाकी यस नो क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लेंगे। तो सबसे पहले व्हाट का जलवा मैं दिखाने वाला हूँ। व्हाट का रहस्य करते हैं, द मिस्ट्री ऑफ व्हाट। कम ऑन गाइस, व्हाट का रहस्य है क्या? ध्यान दीजिएगा बुआ, व्हाट का रहस्य क्या है, ध्यान दे देंगे। व्हाट एक ऐसा या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं बोलिएगा, ठीक है। व्हाट एक ऐसा, देख रहे हैं, व्हाट एक ऐसा प्रोनाउन या एडजेक्टिव है। व्हाट एक क्या है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव है जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में
यूज होता है। एक्टिव वॉइस में कौन रूप में यूज होता है? एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तथा पैसिव में इसे ही सब्जेक्ट बना देते हैं। कहने का मतलब व्हाट जो है ना बुआ, वह सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, दोनों है। लेकिन समस्या है कि एक्टिव वॉइस में जब होता है ना व्हाट, तो वह ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट। यानी व्हाट एक ऐसा प्रोनाउन या एडजेक्टिव है जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की काम करता है। और आप जानते हैं कि जब एक्टिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो व्हाट ही एक ऑब्जेक्ट के रूप में जब काम करेगा तो पैसिव में व्हाट को ही सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना बुआ। ये तो समझते हैं ना कि जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम लोग सब्जेक्ट पैसिव बनाते हैं। तो व्हाट अगर ऑब्जेक्ट के रूप में एक्टिव में आता है तो पैसिव उसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। और व्हाट का सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट ही होता है। व्हाट का सब्जेक्ट व्हाट का ऑब्जेक्ट व्हाट। यानी जैसे यू का यू हुआ है ना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बुआ, इट का इट हुआ है ना बुआ, उसी प्रकार से व्हाट भी एक ऐसा प्रोनाउन है जो व्हाट का व्हाट ही होता है ऑब्जेक्ट, और उसका सब्जेक्ट भी व्हाटे होता है। एडजेक्टिव रहेगा तो नाउन साथ रहेगा। ठीक है, तो आइए लिखिए। हाँ, कुछ नया होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान आप लोग देने वाला है, ध्यान देने वाला है। आइए ध्यान दीजिए। देखिए, व्हाट ऑब्जेक्ट होता है कहाँ? ए भी में। व्हाट सब्जेक्ट होता है कहाँ? पी भी में। ये जान लीजिए, रहस्य का पिटारा है, खुल गया तो खटारा है। तो आइए बुआ, व्हाट ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? व्हाट ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये बात समझ लीजिएगा ध्यान से। एक्टिव वॉइस व्हाट अगर ऑब्जेक्ट है तो कोई एक्जुरेटिव वर्ब आएगा, भला सब्जेक्ट कोई और रहेगा ना बुआ। जब ऑब्जेक्ट है तो निश्चित है कोई सब्जेक्ट दूसरा है, और इंट्रोगेटिव है तो एक्जुरेटिव वर्ब सब्जेक्ट डब्ल्यूएच वर्ड के तुरंत बाद आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देखिए है ना। उसके बाद मेन वर्ब टेंस अनुसार आएगा। अदर वर्ड अंत में फुल स्टॉप नहीं है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा। कैसे हम लोग इसका पैसिव बनाएगा? अगर ध्यान बोर्ड पर लाएगा तो व्हाट का सब्जेक्ट तो व्हाट ही हो जाएगा ना बुआ। अभी बताए, क्योंकि अब इसमें देखिए आगे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप जानते हैं पैसिव बनाना है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आल है, तो ऑब्जेक्ट को ही क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। व्हाट कहता है कि हम जहाँ पे अपन खुटवा गड़ली हो या हटवाओ ने, तो ऑब्जेक्ट पर ही फिर रखली, और सब्जेक्ट तो ऐसे शुरू में ही थे, ये ऑब्जेक्ट है या ये का है हमारे, तो ये कुछ का बपौती चल रहा लो, हम एजे रही हो अगुए में, तो यहीं पर रह रहा है ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बना दिए। और याद रखिए आप लोग व्हाट को सिंगुलर सब्जेक्ट मानिएगा तब दिक्कतें कम होगी, एकदम सिंगुलर ही रहता है। ठीक है, व्हाट सब्जेक्ट बन गया। अब एक्जुरेटिव वर्ब है तो कैसा एक्जुरेटिव वर्ब तो आप समझिए, और मेन वर्ब दोनों टेंस के अनुसार मिलकर डायरेक्ट हम यहाँ पैसिव वर्ब लिख दिए। जैसा टेंस रहेगा वैसा पैसिव वर्ब लगाइएगा। पैसिव वर्ब B+V3 लगता है, पहले से डीड लगल है तो यूज नहीं होता। इजमार इसमें रहेगा तो इजमार प्लस V3 बीइंग बीन ये सब लगेगा। डायरेक्ट पैसिव वर्ब में यहाँ मैं दे दिया हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद पैसिव वर्ब V3 इसमें सब साथ है। अदर वर्ड है दे दीजिएगा, अंत बाई प्लस एजेंट, अंत मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए बन गया, अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो? व्हाट ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यहाँ से पता चल गया। पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढ कर लाएंगे, ऑब्जेक्ट तो सामने बैठा है उसी को पकड़ के बैठाएंगे। व्हाट अब ये सब्जेक्ट बन गया, और जब सब्जेक्ट बन गया तो डायरेक्ट अब पैसिव वॉइस बन जाएगा ना। इजमार जो भी लगना है, डूडेस को हटाना है, इजमार लगाना है। हमने बताया व्हाट को सिंगुलर मानना है, इज लगाएंगे। पास्ट में रहेगा वाज लगाएंगे, जैसा टेंस में रहेगा तो डूडेस को हटाना है, इजमार लगाना है। पैसिव में सिखाए थे, जैसे ही इजमार लगाएं पैसिव बन गया तो V3 ना बुआ, ईटेन। व्हाट इज ईटेन, और ये तो सब्जेक्ट था पहले का, तो बाई प्लस एजेंट बाई यू बन गया। देखिए व्हाट डू यू ईट, आंसर बना व्हाट इज ईटेन बाई यू। अभी देखिए मज़ा आने वाला है, देख रहे हैं ना।
दूसरा, देखिए न हजारों क्वेश्चन लाएंगे, ध्यान अगर बोर्ड पर लाएंगे तो सीख कहीं जाएंगे। व्हाट डिड सीता स्पीक, सीता ने क्या बोली। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, एक्टिव में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले चुन लीजिए तब ना मजा आएगा। बाकी पास्ट में है, डिड को हटाना है, वाजवर लगाना है। व्हाट का सब्जेक्ट व्हाट ही हो जाएगा ना बुआ। हमने बताया व्हाट सिंगुलर है तो पास्ट में वाजवर लगाना है तो वाज लगेगा। व्हाट वाज स्पोकन बाय सीता, बन गया, है ना आसान, कुछ नहीं है जान, खींच लिए हैं प्राण। देखिए व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में ला दिए, है ना। अब पहले आराम से सुनिए, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, अब बनाने में अच्छा लगेगा। व्हाट का सब्जेक्ट व्हाट ही आएगा, है ना। अब बहुत लोग आर को आर बैठाते हैं, बुआ संभल कर, ये तो यू के अनुसार आर लग रहा है बुआ, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है। यहाँ हमने बताया कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, व्हाट क्या है सिंगुलर है, तो इज एम आर है तो इज एम आर लगाना है, तो यहाँ इज लगेगा ना बुआ। व्हाट इज, अब यहाँ भी फोर आल है तो बीइंग लगाइएगा ना। व्हाट इज बीइंग और डन बाय यू, बन गया। जो रेगुलर पढ़ रहे होंगे ये सब बिल्कुल कंप्लीट है, जो पहली बार देखेंगे उनको ये सब लगेगा कोची कोची आग ले, है ना, कोची कोची आग ले। चौथा देखिए ना, बिल्कुल बहुत सारा क्वेश्चन देंगे। व्हाट हैव यू बाउट, तुमने क्या खरीदा है। देखिए ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, ये सब्जेक्ट है, ऐसे बनाइएगा ना डायग्राम पर तो बहुत मज़ा आएगा, गलती तो छूमंतर हो जाएगा। व्हाट का सब्जेक्ट व्हाट को लाएगा और वर्ब को फुसलाएगा, और व्हाट के साथ हैव नहीं हैज लग जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना बुआ। अब यू तो एजेंट बन जाएगा ना, अब भीतरी है तो हैज वाला हम बीन लगा है तब ना पैसे बना है, बीन बाउट बाय यू। देखिए बन गया कंप्लीट, देख लीजिए। व्हाट का व्हाट, हैजब है हैजब लगा दिए, व्हाट सिंगुलर है तो हैज लगाएं। अब भीतरी बिन लगा कर हैजब वाला बिन लगा कर भीतरी बना दिए, एजेंट चलाया, कंप्लीट। देखिए और एग्जाम्पल देंगे, एकदम एरर नहीं होना चाहिए, जहाँ भी आए एकदम बिल्कुल कड़ाक कड़ाक आंसर आए, आपके मुख से बोलना लगे तो मैं समझ जाऊँगा। व्हाट कैन सी टीच, वह क्या पढ़ा सकती है। व्हाट ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन है, सी है। इस तरह से चुन लीजिएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, आप लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। व्हाट का व्हाट लाएंगे, बन गया। हाँ हाँ। अब कैन तो मॉडल लैंग्वेज है तो कोई भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मॉडल कोई किसी सब्जेक्ट के अनुशासन में तो रहते नहीं, सबके साथ तो सेम रहते हैं। व्हाट कैन, यहाँ व्हाट कैन सी टीच है, वो ऊपर थोड़ा लाइट मार रहा होगा ध्यान से। व्हाट कैन सी टीच है तो कैन का कैन और बी लगा कर पैसे बनाएंगे। व्हाट कैन बी टाउट बाय शी का क्या हो गया, हर। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, छो क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाप रे बाप, इतना तो कभी मिलता नहीं है कहीं। जैसे देखिए व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। हाँ व्हाट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया। व्हाट बिल का पैसिव विल बी डन बाय यू एंड द एंड। कल आगे मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी प्राइवेट में ही हम लाने वाला है, इसलिए जो नहीं पेमेंट कर रहे हैं उनको मैं तड़पाने वाला है, इसलिए खबरदार हो जाइए, आपको मैं सिखाने वाला है। तो मिलते हैं कल इसी वक्त फिर से वंस अगेन वॉइस लेक्चर 13 के साथ। कल से परसों तक में आप लोग 13 से 14 तक में आप लोग को इंट्रोगेटिव समाप्त रहेगा, इम्परेटिव 2 से 3 दिन, वॉइस समाप्त। ओके।